सो हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम अगेन टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ये चैप्टर। उस दिन मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन से लेकर पूरे जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे वो मैंने कवर कर दिया। आज हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही में ये टॉपिक आपकी सिर्फ क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके फर्दर क्लासेस जो आप 11th 12th में जाओगे तो वहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन का पूरा का चैप्टर पढ़ते हो। रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस में इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए अभी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो आपका बेस है, तो उसका वही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा अगर आप आगे पढ़ना चाह रहे हो केमिस्ट्री को। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना और पूरे एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये पार्ट 3 नहीं है, पार्ट 4 है। तो मुझे वो स्लाइड पे आने दो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का। तो मैं सबसे पहले आपको एक वाइट स्लाइड पे जाके बेस क्लियर करता हूँ आपका, कि जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन जो वर्ड है, ये वर्ड आपको सबसे पहले किससे रिजेंबल कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन वर्ड सुनते ही आपको सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए था ऑक्सीजन। यानी जिस रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर आप देखो, ये एक रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी जब आप ऑक्सीजन के साथ कॉपर को रिएक्ट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हो जा रहा है, यानी यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कॉपर 2 ऑक्साइड है। इस तरह से हम लोग रोमन न्यूमेरल से डोनेट करते हैं। क्यों करते हैं? कॉपर 2 क्यों है ये आप जान रहे हो कि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉपर और आयरन और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। यानी कॉपर नेचर में दो तरह के अलग अलग आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है, एक Cu+2 और एक Cu+3। तो Cu+2 जो आयन है इसे हम लोग क्यूपरस आयन बोलते हैं, और ये जो Cu+3 आयन है इसे हम लोग क्यूपरिक आयन बोलते हैं। तो अगर जब आप Cu+2 के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो आप जान रहे हो, अगर आप इस तरह से क्रिस क्रॉस मेथड से लिखोगे तो वो बन जाएगा CuO। तो ये जो CuO है ये कॉपर ऑक्साइड है, क्योंकि ये Cu2O2 है तो देन 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अब कॉपर अगर +2 एक स्टेट में है तो इसे हम लोग क्यूपरस ऑक्साइड बोलते हैं। या फिर इसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कॉपर 2 ऑक्साइड। ये 2 आ रहा है उसके चार्ज से, और इसी चार्ज को, ये जो +2 चार्ज है, इसी चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। यानी उसमें जितना फॉर्मल चार्ज है, इस चार्ज को हम लोग फॉर्मल चार्ज भी बोलते हैं या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, यहाँ +2 है, इसलिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमेरल से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके बुक में आपको कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर इस तरह से रोमन न्यूमेरल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसी तरह से ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आपसे कोई पूछे, मैं एक आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, FeO, फेरस ऑक्साइड, यानी Fe पे +2 चार्ज है, तो ये कौन सा ऑक्साइड है? ये आयरन का 2 ऑक्साइड है। आयरन 2 ऑक्साइड हम मेंशन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। उसी तरह से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? -2। यानी किसी भी एक कंपाउंड में, क्योंकि आप जान रहे हो कोई कंपाउंड न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो अगर आपको किसी एक कंपाउंड का उसके आयन का चार्ज पता है तो आप उसके दूसरे का चार्ज खुद ब खुद निकाल सकते हो, क्योंकि जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज, वो 0 आना चाहिए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आप ऑक्सीजन पे चार्ज आपको पता नहीं, आप x मान लो, तो आप बोल सकते हो x+2 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x = -2। तो ये था बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिर्फ ऑक्सीजन से ही डिपेंडेंट है। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन अगर किसी केमिकल का हो रहा है, किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जरूरी है कि अगर उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हुआ हो तभी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे? क्योंकि अभी आपके बुक में आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि अगर किसी भी रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस को अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है, देन उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, जो कॉन्सेप्ट्स और डेवलप होते गए, उस तरह से ऑक्सीडेशन का जो मतलब है वो चेंज होता गया। तो सबसे पहला जो ऑक्सीडेशन का जो टर्म है, यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन के ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो देन हम बोलते हैं कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी या फिर वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। एक दूसरा जो टर्म आया ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, अगर वहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
अगर आप इस रिएक्शन में देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कॉपर में से रिमूव हो जा रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड का या कॉपर का डीऑक्सीडेशन हुआ है या फिर कॉपर डीऑक्सीडाइज हुआ है। तो इसी डीऑक्सीडाइज होने वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से मेंशन करके दिखा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, जो मैं एक्स्ट्रा स्लाइड पे लिखता हूँ। ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। तो जो पहला टर्म है ऑक्सीडेशन का मैंने आपको बताया वो क्या था, पहला डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है देन उसे हम लोग बोलते हैं कि वहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। सेकेंड जो और यहाँ पर इसी टर्म में रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन। एक और टर्म अगर आप इसको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मानोगे, ये अगला कॉन्सेप्ट है, ये है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वैसे किसी कंपाउंड में से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो, किसी भी कंपाउंड में से किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है देन बोलते हैं कि इसको ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है देन हम लोग बोलते हैं कि उसका रिडक्शन हुआ है। इसे आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि नया कॉन्सेप्ट है इस बेसिस पे। यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ऊपर की बातें करेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एडिशन और रिमूवल से ही ऑक्सीडेशन सिर्फ लिमिटेड नहीं है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मैं एक दूसरा स्लाइड ले रहा हूँ। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो आप देखो, अगर सबसे पहले आपको ये आपको डाउट होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसे बोलते हैं। तो आप जानते हो कि आपने जो भी एलिमेंट है उनमें आपने मुख्यतः दो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स भी होते हैं लेकिन इसका यहाँ पर हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स की खासियत क्या है, मेटल्स की जो सबसे बड़ी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, यानी उन पर किस तरह का चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। जब आपने आयंस और उनकी वैलेंसीज याद की थी तो आपने देखा होगा Na+, सोडियम मेटल है, Na+, Mg2+, Al3+, तो ये भी जो भी मेटल है उन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जो एलिमेंट्स या फिर जो मेटल्स हैं वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद पे पॉजिटिव चार्ज लाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी ये एटम्स किस तरह के हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स हैं। और नॉन मेटल्स वहीं पर क्या होता है, उनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, यानी मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो यानी नॉन मेटल्स पे इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण किस तरह का चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। आप आयंस डाल रहे हो, Cl-, Br-, और भी बहुत सारे आयंस हैं जो भी नॉन मेटल्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेगेटिव चार्ज जिन एटम्स पे जिनको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है उस तरह के एटम्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो जो अगला कॉन्सेप्ट था हमारा ऑक्सीडेशन का, इस बेसिस पे ये था कि मैं फिर से उसी तरह का एक टेबल बना रहा हूँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को नोट डाउन करके, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन हम लोग बोलते हैं कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। और किसी में अगर किसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमूव हो रहा है, एटम, देन हम बोलते हैं कि वहां पर उस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। आपने ये रिएक्शन जरूर पढ़ा होगा, मैंने ही जब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पढ़ाया तो मैंने आपको AgCl का एग्जांपल दिया था कि AgCl जब सनलाइट में रखते हो,
तो ये किस तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी की जरूरत है वो सनलाइट के फॉर्म में है। तो लाइट का वर्ड जब भी आता है तो लाइट को आप फोटोन से लिंक करते हो, फोटो वर्ड से। तो AgCl जब सनलाइट के प्रेजेंस में जाने के बाद क्या होता है, वो सिल्वर और क्लोरीन गैस इन दोनों में टूट जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। आप बताओ क्लोरीन एक किस तरह का एटम है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लोरीन पर चार्ज Cl- ऐसा आता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पर पहले सिल्वर के पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एडेड था उसके पास, यानी उस पर +1 चार्ज था। और जब आपने इसमें से क्लोरीन अलग कर दिया तो उसमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का लॉस हो गया, यानी उसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। उसमें से एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था उसको आपने रिमूव किया तो उसका रिडक्शन हुआ। और अब यहाँ पर सिल्वर पर क्या चार्ज है? 0 चार्ज है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट था, जो मैंने आपको बताया था, वो डिक्रीज हो गया, वो +1 से 0 हो गया। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन आप जब भी जान लो कि, और फाइनल यही था जो कॉन्सेप्ट था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है या घट रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी भी एलिमेंट का इंक्रीज हो रहा है, जैसे +1 से +2 हो रहा है, +3 से +4 हो रहा है, तो बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और वाइस वर्सा आप समझ सकते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, देन हम लोग बोलते हैं उसका रिडक्शन हुआ है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो किस बेसिस पर है? ये इलेक्ट्रॉन के गेन और डोनेट करने के बेसिस पर ही है। क्योंकि किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी एटम पे चार्ज कब आता है? वो आयन में कब तब्दील होता है? एक न्यूट्रल एटम आयन में कब चेंज हो रहा है? जब उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हो या फिर उसमें से रिमूव कर रहे हो। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जब हमने बात की थी वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले, कि ऑक्सीजन के एडिशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन पर आपको किस तरह का चार्ज होता है? आपको याद हो, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, यानी ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है। तो ऑक्सीजन भी एक क्या है? कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन के एडिशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्योंकि जब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट बना था, उस समय हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन से रिलेट कर रहे थे, इसलिए इसका नाम इस तरह से पड़ा कि जहां पर आपको ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन वर्ड का वहां पर आपको समझ में आएगा। लेकिन जो इसका फाइनल कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ ऑक्सीजन तक लिमिटेड नहीं था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने ऑक्सीजन से बढ़ के हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर गए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला एडिशन का भी ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे भी बेटर एक कॉन्सेप्ट आया जो था कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। तो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे क्या था? आप बस मैं आपको एक सिंपल सा न्यूमोनिक बताता हूं, आप याद रख सकते हो, OIL, ऑयल, रिग। यानी ऑयल से आप याद रख सकते हो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और RIG रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान में रखना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइनली होता क्या है। यानी जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उस पर किस तरह का चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, यानी +1 से +2, +2 से +3। यानी आप हमेशा वो उसको नंबर लाइन की तरह देखना। नंबर लाइन आप जानते हो इंटीजर्स का क्या होता है? 0 मिड में होता है, और -1, -2 इस तरह से होता है, 1, 2। तो जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाते हो वैसे वैसे आपका नंबर बढ़ते जाता है। तो यानी अगर किसी आयन का चार्ज -2 से -1 भी हो रहा है, यानी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट आया है, यानी वो ऑक्सीडाइज हुआ है। और जो फाइनल कॉन्सेप्ट था ये था ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा तो वो किस तरह का एटम होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर। तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो हम लोग बोलते हैं कि उसका रिडक्शन हुआ है यहाँ पे, यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है। तो वो जो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वाली बताई थी, जैसे मान लो आप एक रिएक्शन मान लो सिल्वर है, उसमें आप ब्रोमीन ऐड कर रहे हो, ये बिल्कुल AgCl जैसा ही रिएक्शन है। सिल्वर में जब आप ब्रोमीन ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है फाइनली? 2AgBr। यहाँ आप देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये सिल्वर में अब ऐड हो चुका है,
लेकिन आप इसको इस तरह समझो, AgBr पे क्या चार्ज है, सिल्वर पे +1 चार्ज है और Br पे -1 चार्ज है। यानी ये रिएक्शन किस तरह से हुआ है, यहाँ सिल्वर के पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट थे और Br के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, यानी उसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। आप अगर KLMN कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है क्लास 9 में तो आप जानते हो कि जो ब्रोमीन है और क्लोरीन है, इस तरह के गैसेज हैं, इनका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हर जो एलिमेंट है वो क्या चाहता है कि उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाए, यानी उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो पूरी तरह से फिल हो, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ब्रोमीन क्या चाहेगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, और सिल्वर के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इससे पिछले वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिल्वर क्या चाहेगा कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसे बाहर दे दे, क्योंकि अब उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिट क्या है, ये फुलफिल्ड ऑर्बिट है, यानी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस आपके यानी जो हीलियम, नियॉन, आर्गन होते हैं, ये गैसेस क्या होते हैं, ये इनको हम लोग नोबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इस तरह से कंप्लीट होता है कि ये जनरली रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेते हैं, यानी ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। कोई भी केमिकल आपस में रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल किस तरह से होते हैं, वो नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल्ड हैं अलग अलग ऑर्बिट में, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन की तरह जो अपना भी कॉन्फ़िगरेशन है वैसा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिल्वर क्या कर रहा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे रहा है, यानी अब सिल्वर पे +1 चार्ज हो गया। तो अर्लियर कितना चार्ज था सिल्वर पे, 0 चार्ज था। अब ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद उस पर +1 चार्ज आ रहा है, यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, यानी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। मैं जितने अच्छे से पॉसिबल वे में हो सकता है मैं उतने बेटर तरीके से आपको समझा रहा हूँ। और अगला जो कॉन्सेप्ट था, अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर आपको समझ में आ गया है, देन मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, एंड विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। आप यही रिएक्शन देखो, क्या हो रहा है, Ag + Br2, बैलेंस कर ले रहा हूं, गिव्स 2AgBr। यहां पर देखो, आप स्टेट देखो, ये भी किस स्टेट में, 0 स्टेट में, और ब्रोमीन भी अभी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इन दोनों पर अभी कोई चार्ज नहीं है, ये दोनों अपने अपने बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में मौजूद हैं। लेकिन अब क्या हुआ, ब्रोमीन ने 1 इलेक्ट्रॉन सिल्वर से ले लिया और खुद पर -1 चार्ज ले आया, यानी ब्रोमीन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, 0 से -1 हो गया है। तो ब्रोमीन का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। लेकिन इसने क्या किया है, इसने सिल्वर को ऑक्सीडाइज होने में मदद किया है। ब्रोमीन ने सिल्वर के ऑक्सीडेशन में मदद किया है, यानी सिल्वर को ऑक्सीडाइज किया है। तो सिल्वर यहाँ पर ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जिसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है। और सिल्वर क्या है, सिल्वर ने ब्रोमीन को रिड्यूस किया है, यानी सिल्वर के कारण क्या हुआ, ब्रोमीन जो पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था अब वो -1 स्टेट में आ गया है। तो सिल्वर क्या हो गया है, यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, यानी जिसने दूसरे को रिड्यूस किया है। तो आप याद रखना कि जो एलिमेंट, जो केमिकल खुद से रिड्यूस होगा उससे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वो खुद से रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो केमिकल ब्रोमीन से, जैसे यहाँ पर ब्रोमीन है, वो क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, देन उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर होगा। तो आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे थे, तब वहां पे मैंने आपसे बात की थी एक मेटल एक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो चलिए मैं उस टेबल पे आपको फिर से वो टेबल आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा वो टेबल। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपके मेटल्स हैं वो सबसे टॉप पर हैं, यानी ये जो आपका टेबल है,
ये टेबल कोई जो हमने बात की थी ना, इसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बोल रहे थे। तो ये जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ये रिएक्टिविटी का नहीं है। ये जो टोटल का टोटल जो ये टेबल बन रहा है ये उस बात पे बन रहा है कि किस एलिमेंट में कि ऑक्सीडाइज करने की या फिर रिड्यूस होने की कितनी कैपेबिलिटी है। तो ये दो टर्म होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी खुद ऑक्सीडाइज होने की क्षमता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ये आप क्लास 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे ज़्यादा डिटेल में, मैं अभी बस आपको नाम से क्लियर कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है ऑक्सीडाइज होने की क्षमता, जिसे हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं E0 और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग OX, और इस रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं E0 RA। तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, इसी पर पूरा जो आपका मेटल एक्टिविटी सीरीज का जो टेबल है वो बन रहा है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऊपर से नीचे जिस तरह से आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं पोटेशियम से लेकर सोडियम, तो जो आपके टॉप पर है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। यानी पोटेशियम में खुद ऑक्सीडाइज होने की क्षमता सबसे ज्यादा है। यानी इसका मतलब क्या है, पोटेशियम सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। आप जिस तरह से ऊपर बढ़ रहे हो, आप क्या जान रहे हो कि उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, यानी उनमें जो खुद ऑक्सीडाइज होने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। यानी जिंक मैग्नीज जो है वो जिंक से ज्यादा बेटर तरीके से खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, उसी तरह से एल्युमिनियम मैग्नीज से बेटर होगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से बेटर होगा। तो ये ऑक्सीडाइज करने का फंडा क्या था कि जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं वो अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, देन वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो जितना ज्यादा अच्छे तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। इसलिए वो जो मेटल एक्टिविटी सीरीज है उसमें टॉप पर आएंगे। इसलिए जो पोटेशियम है आपका, पोटेशियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। पोटेशियम आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इसका क्या मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, यानी वो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए वो आपका सबसे टॉप पर आ रहा है। तो चलिए मैं आपको वापस से रिकैप कराता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें हमने क्या बात की थी कि जब आप आयरन को, फेरस को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हो, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपका एक्चुअल में एक्वस सोल्यूशन है, वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो आयरन क्या कर रहा है, वहां पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, और क्या फॉर्म हो जा रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा है और फॉर्म हो रहा है FeSO4 आयरन सल्फेट। यानी आपका कलर जो ओरिजिनली ब्लू कलर का था वो अब ग्रीन कलर का हो गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो आयरन है उसमें आप मेटल एक्टिविटी सीरीज फिर से देखोगे तो आयरन कॉपर से ऊपर है, यानी आयरन की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है आयरन का वो कॉपर से ज्यादा है। और इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आयरन है वो सल्फेट आयन है। यहाँ पर सल्फेट क्या है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, यानी उसे इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने होते हैं उसे। तो आयरन क्या कर रहा है, यहाँ पर सल्फर को, ये सल्फेट आयन है, इसे इलेक्ट्रॉन्स बेटर तरीके से दे पा रहा है कॉपर के कंपैरिजन में। इसलिए अब आयरन जो है वो सल्फर के साथ बॉन्ड बना रहा है और आयरन पे +2 चार्ज आ जा रहा है यहाँ पे। इसको मैं आपको फिर से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, आप एक नए स्लाइड पे ले जाके। ये था आपका रिएक्शन, Fe + CuSO4 gives Cu + FeSO4। आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है यहाँ पर सोचने का कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। आप पॉज करके खुद से ट्राई करो, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि आयरन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन का ज्यादा है, यानी मेटल एक्टिविटी सीरीज में वो ऊपर आ रहा है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी वो सल्फेट के साथ ज्यादा बेटर तरीके से बॉन्ड बना पा रहा है, उसको बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है कॉपर के कंपैरिजन में। तो अब आप देखो यहाँ पर आयरन आपका फ्री स्टेट में, यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, और कॉपर का +2 है आप जान रहे हो, और सल्फेट का -2 है। आपको धीरे धीरे, अगर आपने पहले भी वैलेंसीज याद की होंगी, लेकिन समय के साथ आपकी जो ये वैलेंसीज हैं, किस आयन पे कितना चार्ज है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने अलग अलग रिएक्शन देखोगे, तो आपको खुद ब खुद याद होते जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर अब 0 स्टेट में आ गया, और आयरन क्या हुआ, ये
यहाँ पर +2 स्टेट में आ गया अब, और सल्फेट पे एज इट इज -2 का -2 चार्ज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आयरन 0 से +2 स्टेट में आया है, तो आयरन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर यहाँ पर +2 से +0 में चला गया, तो इसका हुआ है रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और आप उल्टा देखो, आयरन क्या है, वो कॉपर को रिड्यूस करके खुद से ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए वो है रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और कॉपर खुद रिड्यूस होकर आयरन को ऑक्सीडाइज होने में मदद कर रहा है, इसलिए वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो मैंने आपको पहले बताया था पिछले वाले में मेटल और नॉन मेटल के कंपैरिजन में, अब ये जरूरी नहीं है कि मेटल्स जो मेटल्स हैं वो हमेशा ऑक्सीडाइज ही होंगे, वो रिड्यूस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा जो पूरा का पूरा खेल है वो कंपैरेटिव है, यानी यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कौन सा जो कि यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट नहीं है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, जो पूरा का पूरा खेल है ये कंपैरेटिव डेटा है, यानी यहाँ पर कौन किससे बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। इसलिए मैं ये बात कर रहा था, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है कॉपर से, तो वो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो आप हमेशा सिर्फ ये दिमाग में मत रखना कि मेटल और नॉन मेटल का ही, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा नॉन मेटल का रिडक्शन होगा, ऐसा नहीं है। नॉन मेटल में भी इस तरह की एक्टिविटी सीरीज होती है कि वहां पर किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिएक्शन में खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। और ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ये पूरा का पूरा डेटा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये उस टेंडेंसी से आ रहा है कि कौन कितने बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और वाइस वर्सा आप समझो किसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा कैपेबिलिटी है, यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ये आपका क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं आपके वापस एनसीईआरटी में। जो एनसीईआरटी में जो आपका अभी बिल्कुल बेसिक बातें हैं, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन के एडिशन और रिमूवल पे बातें। तो अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना भूल गया कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा किसी भी रिएक्शन में, तो रिडक्शन बिल्कुल साथ साथ होगा। आप ही मान लो, जैसे मैंने बात की थी आपसे ये वाली रिएक्शन की, Fe+USO4 गिव्स FeSO4 + Cu। तो यहाँ आप देख सकते हो अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ ही में कॉपर का रिडक्शन भी होगा, यानी किसी रिएक्शन में अकेला ऑक्सीडेशन या फिर अकेला रिडक्शन नहीं होगा, दोनों प्रोसेस हैंड इन हैंड होते हैं, यानी बिल्कुल एक साथ होते हैं। इसलिए हम लोग कभी भी इन दोनों रिएक्शन को अगर आप एक साथ नाम लिखना चाहो तो आप इस तरह से बोल सकते हो, रिडक्शन का आप RED ले लो और ऑक्सीडेशन के शुरुआत के 2 लेटर ले लो, रेडॉक्स। तो ये जो वर्ड है रेडॉक्स रिएक्शन, इसका मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन हम इन्हीं टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको थोड़ा बहुत पहचानना आ रहा होगा और आप बहुत बेटर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको ये लेक्चर क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा कि ये लेक्चर आप दोबारा जरूर देखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है, और जितनी जल्दी हो जाए वो उतनी अच्छी बात है। तो ये था आपका वो रिएक्शन जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कॉपर में ऑक्सीजन के एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर को अगर आप हीट कर रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, यानी वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वो क्या है, कॉपर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यही आपका लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि फॉर सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। ये आप पढ़ सकते हो पूरी तरह से। ये भी देखो आपके कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका जो कार्बन है ये काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन भी आपका एक काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल एक मेटल को रिड्यूस कर रहा है, एक मेटल ऑक्साइड को बेसिकली रिड्यूस कर रहा है, ये मेटल ऑक्साइड है। तो कार्बन के पास भी बहुत ही अच्छी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। तो जब आप मेटलर्जी पढ़ते हो आगे, शायद आपने पढ़ा भी होगा 8th क्लास में, वहाँ पर आप जानोगे
कि जो कार्बन है, जब हम लोग मेटल को जब उसके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी जो भी मेटल्स हैं आपके वो क्या होते हैं, धरती के नीचे कुछ ओर्स के फॉर्म में होते हैं, यानी वो प्योर मेटल के फॉर्म में नहीं होते। तो उनमें बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं। तो हम लोग उसको ऑक्साइड से प्योर मेटल बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं, उसको कार्बन के साथ रिड्यूस करते हैं। तो कार्बन क्या होता है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल के खुद बॉन्ड बना लेता है, और कार्बन यहाँ पर भी आप देखो ना, जिंक ऑक्साइड था, उसको आपने कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो अब क्या, जिंक आपका अकेला हो गया है। आपका जिंक क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, जो आपको प्योर जिंक ही चाहिए था अल्टीमेटली। ये MnO2 है, ये मैंगनीज ऑक्साइड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करो कि यहाँ पर मैंगनीज पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, MnO2 पे। देखो आप जान रहे हो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर टोटल -4 चार्ज है। तो टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, इसलिए आप क्या लिखोगे, मैंगनीज पे आप मान लो चार्ज x है, तो x - 4 = 0, तो आपका x क्या आ गया, 4, यानी मैंगनीज पे आपका कितना चार्ज है, +4 चार्ज है। तभी तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मैंगनीज पे आपके +4 चार्ज है, और ऑक्सीजन पे आपके -2 चार्ज था और 2 ऑक्सीजन है, इसलिए वो -4 है, तो +4 - 4 0। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका रिडक्शन हो रहा है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये भी आपको मैंगनीज को यहाँ पर कुछ हद तक क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है, सॉरी माफ करना, यहाँ पर भी एक ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे हैं यहाँ पर दोनों। तो यहाँ पर भी एक माफ करना, ये मैं पूरा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपका मैंगनीज अर्लियर जो +4 स्टेट में था वो +2 स्टेट में चला गया। आप MnCl2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1, तो यहाँ 2 क्लोरीन है तो वहां पर क्या होगा, -2 चार्ज, इसलिए मैंगनीज पे क्या आएगा, +2 चार्ज आ रहा है। तो आप देख रहे हो +4 से -2 में जा रहा है यहाँ पर। तो ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये रिएक्शन आप याद भी रख सकते हो, ये आपको रिएक्शन आगे भी काम आएगी। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको आज काफी डिटेल में बताया। और अब हम लोग बात कर रहे हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, इनकी कुछ डेली लाइफ में क्या आप इनका असर देखते हो। तो आपको क्या लग रहा है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन गैस हमारे लाइफ में कितना हेल्प करती है, हमें बिल्कुल ऑक्सीजन के कारण ही हम लोग जिंदा है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ऑक्सीजन के भी काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन आपको हम लोगों को कई तरह से हम लोग की डेली लाइफ को मुश्किल भी बनाता है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो आपको रस्टिंग का देना चाह रहा हूँ। आप हाँ, ये रहा, इसमें मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट पिक्चर था वो मैं ऐड करना भूल ही गया, लेकिन वो उसकी आपको मुझे इमेज ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपने सबने देखा होगा। आयरन पर जंग लगते तो आपने देखा है ना, जब भी किसी आयरन के सरफेस पर अब क्या होता है, कुछ दिन के लिए अगर आप खुला छोड़ दोगे तो उस पर जंग लग जाती है। जंग का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है वो। तो ऐसा इसलिए होता है, मैं चलिए आपको ब्लैक स्लाइड पे ले जाता हूँ। तो आयरन जो है मान लो Fe है, तो आयरन जब अगर आपके एटमॉस्फेयर में बिल्कुल खुली तरह से है, तो वहां पर आयरन के साथ क्या होगा, आपके एटमॉस्फेयर में क्या क्या मौजूद है, ऑक्सीजन तो मौजूद है ही, साथ ही में वाटर भी तो आपको मॉइस्चर के फॉर्म में मौजूद है ना, हवा में नमी तो होती है, जो वाटर वेपर्स हैं वो तो मौजूद होते हैं। तो ये जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी हम लोग इसे बोलते हैं ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर लेता है Fe2O3। ये जो Fe2O3 ये क्या है, ये आपका फेरिक ऑक्साइड है, ये आपका आयरन ऑक्साइड जिसे आप बोल सकते हो, या फिर फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हो। तो आप अगर इसको आयरन ऑक्साइड लिखना चाहो तो आप किस तरह से लिखोगे, आयरन 3 ऑक्साइड। 3 ऑक्साइड किस लिए, आयरन पे यहाँ पे +3 चार्ज है, तभी तो वो ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में 3 गया है। और यहाँ पर एक और टर्म हम लोग लिखते हैं, इसे लिखते हैं हम लोग .XH2O। ये .H2O लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था कि ये क्या होता है, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो रस्ट है उसको क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद होने में मदद करता है, यानी वो वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, वहां पर वाटर भी है इसलिए वहां पर ये वाटर ऐड हो जाता है। और ये X वर्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वेरिएबल होते हैं, वो आपको 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग वहां पर XH2O मेंशन करते हैं। तो ये आपके रस्ट का फॉर्मूला है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आयरन को अगर आप खुले में छोड़ दोगे एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना लेता है। तो ये आपके रस्ट का फॉर्मूला है, इससे आप जरूर ध्यान में रखना। और इसका कलर क्या होता है ये भी आपको पता है। मैं ट्राई करूंगा इसे नोट्स में प्रोवाइड करने का, क्योंकि मैं इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ
ताकि मैं इसको वापस से स्कैन करके PDF में चेंज करके आपके नोट्स में ऐड कर दूं। तो ये जो रस्टिंग का एग्जांपल था ये सिर्फ आयरन का ही नहीं था, तो ये NCERT में आपके मेंशन्ड है, यहाँ पर पढ़ सकते हो चाहो तो। लेकिन ये जो रस्टिंग है ये सिर्फ आयरन में नहीं होती है, और भी जो गैसेस मेटल्स हैं जैसे आपका सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, उन पर भी ये जो ऑक्सीजन है ये बुरी तरह से प्रभाव डालता है। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया था ना आयरन के रस्टिंग का, वहाँ पर क्या हो रहा था, आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। तो वो भी क्या था, एक तरह का एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन के टर्म में समझ रहे हो तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको फाइनल बताया था ना ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन स्टेट का, ये कॉन्सेप्ट सुपर सेट है। ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम करेगा। आपके ऑक्सीजन ऐड होना ना होना ये जरूरी नहीं, मतलब अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, ये बात श्योर शॉट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो ऑक्सीजन ही ऐड हुआ होगा। आप समझ सकते हो ये बात। तो अब हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हो आयरन पहले 0 स्टेट में था, अब क्या हो रहा है, ये +3 स्टेट में आ गया। तो आयरन का क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर किस तरह से हार्म कर रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होके आयरन की क्वालिटी को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि रस्ट हुआ आयरन क्या होता है, कमजोर होता है। आप लोग यूज नहीं करना चाहते हो रस्ट हुए आयरन को। उसी तरह से आप देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं सिल्वर में। तो ये क्या था, ये आपका सिल्वर का बिल्कुल नया स्मूथ शाइनी सरफेस था, एक नया चम्मच था। वो समय के साथ क्या हो गया, उसके साथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर ने रिएक्ट करके कैसा इसे ऐसा बना दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो ये जो है ये आपका रस्टिंग इसे नहीं बोलते। रस्टिंग वर्ड ये सिर्फ आयरन के लिए यूज होता है। रस्ट जो टर्म है वो आयरन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिल्वर का जो ये हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन मौजूद है, यानी सिल्वर का ऑक्सीडेशन होकर जो ये प्रोडक्ट खराब हो गया हमारा, इसे बोलते हैं हम लोग टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। यानी सिल्वर का जो हमारा चम्मच है वो टार्निश हो गया। और ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग है ये कॉपर के केस में होती है। जब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होती है, देन उस पर ये ग्रीन कलर का एक कोटिंग आ जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ कॉपर। तो आप देख सकते हो, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अनदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। तो ये जो रस्टिंग था और ये जो टार्निशिंग था, इसे हम लोग कॉमन में एक वर्ड बोलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोजन। यानी आपका मेटल कोरोड कर रहा है, आपका मेटल प्योर स्टेट से ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, उसमें कोरोजन आ रहा है। आपने कोरोजन एक और वर्ड बहुत जगह सुना होगा, ताजमहल में। ताजमहल का जो व्हाइटिश मार्बल है वो भी धीरे धीरे कोरोड हो रहा है, उसका कलर व्हाइटिश से येलोइश की तरफ हो जा रहा है। उसका बहुत बड़ा रीजन आप जान रहे हो, एसिड रेन। तो एसिड रेन में जो एसिड्स मौजूद हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो वो जो मेटेलिक पार्ट हमारा मौजूद है वहां पर, मेटल जो कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल है उसे ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, जिनके कारण उनमें भी वो क्या हो रहे हैं, वो कोरोड हो जा रहे हैं, उनके अंदर कोरोजन हो रहा है। तो जान रहे हो आप कोरोजन किस तरह से डैमेज करता है। कोरोजन हमारे कोर बॉडीज को, ब्रिज को, आयरन रेलिंग्स को, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को जो स्पेशली मेटल से बने हैं, और खासकर उसमें भी आयरन, क्योंकि आयरन में रस्टिंग बहुत ही तेजी से होती है। सिल्वर में आपको उतना फ्रीक्वेंट नहीं दिखेगा। आपके सिल्वर की जो नेकलेसेस हैं, जो सिल्वर की स्पून्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक रखने के बाद वो टार्निश होती है। लेकिन वो आयरन बहुत ही तेजी से हो जाता है। अगर आप आयरन को 5 दिन के लिए भी रखोगे तो आप देखोगे 5-10 दिन 15 दिन में उसमें रस्ट लगना शुरू हो गया है। तो कोरोजन का जो टॉपिक था वो हमारा यहाँ पे एंड हो गया। अब जो लास्ट है वो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये आप लोग डे टू डे लाइफ में देखते हो। तो ये आपने देखा है ना, चिप्स के पैकेट्स ये इतने ज़्यादा फूले हुए क्यों होते हैं। आप जानते हो कि इनमें चिप्स कितना कम होता है और इसमें ये फूले हुए क्यों होते हैं, इसमें कितनी ज़्यादा गैस भरी जाती है। तो ये गैस भरने का ये कॉन्सेप्ट क्यों है, आपने कभी सोचा है कि इसमें जो गैस है वो कौन सी गैस है, और अगर हम इसमें गैस फिल ही क्यों कर रहे हैं। आपको तो यही लगता होगा ना कि वो चिप्स को ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट करने के लिए, कि उसके अंदर ज्यादा चिप्स हैं ऐसा दिखाने के लिए गैस भर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो जो गैस है उसके अंदर फिल कर रही है, उसका एक काफी साइंटिफिक रीजन है, और वो आपके बेनिफिट के लिए है, जो आपके चिप्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। तो आपने सुना होगा
हम लोग खाने को क्या करते हैं, हम लोग कभी भी जो हमारा जो फूड आइटम्स है उसे हम लोग खुले में नहीं छोड़ते हैं, उसे हम लोग हमेशा एक बंद डिब्बे में भर के रखते हैं। तो हम लोग उसे एक ऐसे डिब्बे में क्यों बंद करते हैं, उस डिब्बे को हम लोग एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं, यानी उसके अंदर एयर एंटर ना कर सके। यानी उसे हम लोग किस चीज से प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, यही ऑक्सीजन और मॉइस्चर से, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से। तो आप देखना, अगर आप जो भी आपके जिन भी फूड है जिनमें ऑयल और फैट्स हैं, जैसे आपका चिप्सी हो गया, तो वो ऑक्सीडाइज होने के बाद वो उन्हें हम लोग बोलते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो गए तो उन्हें बोलते हैं कि वो लोग अब रैंसिड हो चुके हैं। रैंसिड यानी उनका जो स्मेल है और टेस्ट है वो आपको बिल्कुल अलग दिखेगा, आपको फील हो जाएगा कि वो सामान आपका अब खराब हो चुका है, वो आपके खाने लायक नहीं है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो जो आपके फैट्स और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज होकर एक नया प्रोडक्ट बना दे रहे हैं जो आपके हेल्थ को काफी डैमेज करेगा, इसलिए उनका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी, जहां पर फूड आइटम्स ऑक्सीडाइज होके एक अलग स्मेल और टेस्ट देने लगते हैं। तो हम लोग इससे बचने के लिए क्या करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था एयर टाइट कंटेनर का कॉन्सेप्ट, तो अब हम लोग बात कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग उस जो चिप्स का पैकेट है उसके अंदर एयर क्यों फिल कर रहे हैं। तो उस चिप्स के पैकेट के अंदर हम लोग एयर इसलिए फिल कर रहे हैं कि वो जो गैसेज है उन्हें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट वर्ड है, मैं इसे अच्छे से डिटेल में आपको बताता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट वो वर्ड है यानी जो आपको ऑक्सीजन से प्रिवेंट करेगा। ऑक्सीडेंट यानी जो ऑक्सीजन से प्रिवेंट करता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें काफी इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के लिए होते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उनमें सबसे मेजर गैस है वो हमारा है नाइट्रोजन। आप ही जानते हो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78% हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन गैस से फुलफिल्ड है, और वहां पर 21% ऑक्सीजन मौजूद है। तो आप जानते हो एटमॉस्फेयर में आपका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। आप ही देखो, आपके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस भी मौजूद है और ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है, तो दोनों गैस खुद ब खुद मिलके तो आपका वाटर फॉर्म नहीं करते हैं ना, उन्हें हम लोगों को कुछ स्पेशल तरीकों से रिएक्ट कराना होता है, तब जाके हमें वाटर मिलता है। तो ये ऐसा इसलिए है कि कोई भी रिएक्शन को होने के लिए, अगर मान लो आपके कुछ रिएक्टेंट्स हैं A+B, तो जो रिएक्शन हो रहा है उसको हमेशा कोई ना उसे कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे हमेशा किसी न किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, ये अब आप आगे पढ़ोगे। यानी किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। आप इसे उस कॉन्सेप्ट से मत कंफ्यूज करना। जो मैंने आपको बताया था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हर रिएक्शन को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो रिएक्शन, मान लो मैंने आपको बताया था कि जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो उसे हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जिस रिएक्शन में एनर्जी एंटर हो, जिस मतलब रिएक्टेंट्स में जब एनर्जी की जरूरत पड़े उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आप इसे उससे कंफ्यूज मत करो, हर रिएक्शन को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो रिएक्शन जितना एनर्जी उसकी जरूरत पड़ी उससे ज्यादा एनर्जी वो रिलीज कर दे, यानी नेट आउटपुट अगर आप माइनस करो तो आपको एनर्जी बाहर मिल रही है, वो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जहां पर आपको फाइनली उसे रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ी। आप एक एग्जांपल से समझो, मान लो आपने किसी भी स्टॉक में या फिर कहीं भी आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किए और आपको बदले में ₹100 मिले, तो यहाँ पे आपको ₹95 आपका गेन हुआ, यानी आपको फाइनल आउटपुट में क्या हुआ, आपके पैसे बाहर निकले। लेकिन बाहर निकलने का मतलब ये नहीं ना है कि आपने उसमें कुछ पैसे डाले ही नहीं थे, आपने 5 रुपए तो उसमें अंदर डाले थे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसे एक्टिवेट करने के लिए, यानी उस रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो जाएगा, उसे कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो बिल्कुल सिंपली रिएक्ट नहीं कर जाते। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करके, आपको जानते हो नाइट्रोजन के काफी सारे अलग अलग ऑक्साइड्स होते हैं, NO, N2O, N2O3, N2O5, ये सब नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स हैं। तो ये ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपली अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक जगह रख दो तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए सब जो एनर्जी की जरूरत है वो हाई टेम्परेचर चाहिए, जो काफी हाई टेम्परेचर होगा तब जाके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। इसलिए नाइट्रोजन नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर क्या है, ऑक्सीजन के लिए इनर्ट है, यानी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो जो चिप्स हैं उन पैकेट के अंदर हम लोग नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं ताकि वो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे और
हमारा चिप्स जो है वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाए। तो ये क्या है, ये हमारा रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने का एक तरीका है। तो रैंसिडिटी के कारण क्या हो रहा है, आप जान रहे हो रैंसिडिटी को बहुत सारे अलग अलग कॉजेज होते हैं। वो सिर्फ लाइट ऑक्सीजन और वाटर का ही नहीं था, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के, लाइट के कारण भी रैंसिडिटी होती है। जो ट्रेस एलिमेंट्स जो हमारे उसमें कम मात्रा में मौजूद है उन्हें लोग ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसे आयरन, जिंक, इनके कारण भी रैंसिडिटी होती है। बैक्टीरिया, आपके जो मोल्ड्स, फंगस है, उनके कारण भी रैंसिडिटी होती है। तो रैंसिडिटी बेसिकली क्या है, जो आपके फैट्स हैं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और डिटेल में जानोगे कि फैट्स का फॉर्मूला क्या होता है, और उनको जब ऑक्सीडाइज करोगे ना तो वो अलग अलग प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। आप अभी जो अगला आपका चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसमें आपको जानना है डिटेल में कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं। तो इस तरह के अलग अलग एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण जो आपका फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा और आपका जो खाना है वो बासी हो जाता है। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है हमें काफ़ी तरह से हार्म भी कर रहा है। आप देख रहे हो ऑक्सीजन के कारण हमें कुछ बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे हमारा कोरोजन था और रैंसिडिटी थी। तो ये हमारा चैप्टर बेसिकली अब फिनिश हो चुका है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैं इस चारों लेक्चर्स को कंबाइन करके एक वन शॉट लेक्चर भी अपडेट कर दूंगा, तो आप रिवीजन के लिए उस लेक्चर को जरूर देखना। और साथ ही में आप आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इंडेक्स्ड क्वेश्चन है, उन्हें करो और एनसीईआरटी को डिटेल में बार बार पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने से आपका नॉलेज भी क्लियर होगा और आपको आंसर्स किस तरह से लिखने हैं, किस तरह से उनको प्रेजेंट करना है, या फिर किस तरह से किसी दूसरे को समझाना भी है, वो आपको क्लियर होगा। क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी कंसाइज और काफ़ी अच्छी है, यानी बहुत कम शब्दों में वो आपको काफ़ी बड़ी बड़ी बातें समझा देते हैं। तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स देख लिए तो आप एनसीईआरटी जरूर रीड करो, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एनसीईआरटी समझ में आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर और ये जो हमारा पूरा चैप्टर मैंने जो पढ़ाया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। मैं इसी तरह के लेक्चर्स आपको कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के कॉन्टेंट आपके लिए लगातार अभी अपलोड कर रहा हूँ। और इस लेक्चर को शेयर भी करना अपने